मैं जाति को तो बदल नहीं सकता। मैं मनुष्य हूँ तो घोड़ा और गधा नहीं बन सकता। जिनका आज का बचपन है और जब हम अपने दिनों के बचपन को याद करते हैं तो आपको क्या डिफरेंस फील होता है? जो आज की जनरेशन है वो हमारी जनरेशन से ज़्यादा बेहतर है। उस ज़माने में आसान पेरेंटिंग थी, अब पेरेंटिंग आसान नहीं। अब जब आपका शिफ्ट हो गया पुलिस से, आप एडवोकेट बन गए, तो क्या कानूनी रूप से आपको लगता है कुछ लीगली किया जा सकता है इस पे ज़्यादा? कोई भी चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन सजेस्ट करता है तो कोर्ट उस चीज़ को अक्सर मान लेता है। आज के डेट में तो अंधविश्वास को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। आप किसी भी टीवी चैनल पे देखें तो एक बाबा जी आ जाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। ये तो लोगों ने अपनी अपनी आस्था, अपने अपने विश्वास उसमें कर लिया। साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट ज्ञानेंद्र सिंह अवाना। अवाना साहब पूर्व में दिल्ली पुलिस में रहे हैं डीसीपी। कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है इन्होंने। साथ में इनकी धार्मिक आस्थाएं बहुत ही स्ट्रांग हैं। तमाम वेदों का इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है और अध्ययन तो किया ही है। सबसे अच्छी और नई बात यह है कि इन सब चीज़ों के अतिरिक्त सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है। प्रतिदिन लॉ के ऊपर कोई ना कोई इनके टिप्पणी या एपिसोड आते रहते हैं। हम काफ़ी रील्स भी इनके देखते हैं और यंग जनरेशन से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अवाना साहब, आपका स्वागत है। मधुकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। सर, सबसे तो पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके बचपन में ऐसी क्या प्रेरणा मिली जिससे आप पुलिस में आए? देखिए, अगर मेरे आप बचपन की बात कह रहे हैं तो बचपन में मुझे, जब मैं बहुत छोटा था तो 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ता था, तो मुझे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को दी। तो सत्यार्थ प्रकाश में आर्य समाज की जो पुस्तक है, हाँ, स्वामी दयानंद की जी, वो हमारे पिताजी ने मुझे दी। तो मैंने पढ़ी थी वो बड़ी, और मुझे समझाया था। तो उसमें 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग में आई। मंत्र तो भूल गया। ये रहा कि जीवन में कर्म करना है, कर्मठ रहना है और सत्य के रास्ते पे चलना है। कोई भी ऐसी चीज़ करनी नहीं है और कर्म से आगे बढ़े, बस इतना था। मैं पुलिस में आऊँगा ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था। ये भाग्य से हुआ? भाग्य, या आप समझो कि बाय डिफ़ॉल्ट शिफ्ट होते होते आ गए। चलिए, इसको ऐसे ही मानते हैं। एक अहम बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज के जो बच्चे हैं, जिनका आज का बचपन है, और जब हम अपने दिनों के बचपन को याद करते हैं तो आपको क्या डिफरेंस फील होता है? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं ये मानता हूँ कि जो आज की जनरेशन है वो हमारी जनरेशन से ज़्यादा बेहतर है, कई मायनों में बेहतर है। और ये बात मैं बड़े स्पष्ट होकर ये कहता हूँ कि आज का जो बच्चा है उसको आप बताएं कुछ भी तो वो आपसे सवाल पूछता है, हमसे और गूगल से भी पूछता है। लॉजिक चाहिए उसको कन्विंस होने के लिए। वो आंख बंद करके अनुसरण नहीं करेगा। हमारे ज़माने में ये था कि माँ बाप ने कह दिया, गुरु ने कह दिया, तो वो पत्थर की लकीर है। हाँ, ये तो है। आज ऐसा नहीं है। आज बच्चा जो है वो विवेकशील है। वो जब तक कन्विंस नहीं होता, जब तक कि आप उसको उसका उत्तर लॉजिकली करेक्ट नहीं दे देते। और अगर हम नहीं देते हैं तो गूगल से या परप्लेक्सिटी या बहुत सारे और वो अपनी इस भावना को छुपाता भी नहीं। हमारे वक्त में अगर कोई ऐसे है तो उसको उदंडता मानते थे। हाँ, ये परिवर्तन है। अब वो इसको छुपाता भी नहीं है और उसको सही है, उसको पता है ये मेरा हक है जानना। मुझसे ये पहले आए इस जगत में तो इनको पता होना चाहिए और मेरा ये प्रश्न का उत्तर देने में ये सक्षम होने चाहिए। तो मैं इस बात को बहुत अच्छा मानता हूँ। तो इससे तो ये भी अर्थ निकलता है कि पिता को पेरेंटिंग करते समय बच्चे के हर उत्सुक सवाल का जवाब पहले से ही आना चाहिए।
अब जो पेरेंटिंग है इट इज लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इट यूज्ड टू बी। यस ऑफ कोर्स। हाँ, उस जमाने में आसान पेरेंटिंग थी, अब पेरेंटिंग आसान नहीं। आसान के अतिरिक्त एक और फैमिली स्ट्रक्चर की भी चीजें हैं। हाँ। और पहले कई भाई बहन होते थे, अब सॉलिटरी फैमिली है, एक दो बच्चे हैं। कई जगह ऐसा देखा गया कि बच्चे पैम्पर्ड भी होते हैं। अब बच्चे को जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, नॉलेज आ रही है, पहले बड़े लिमिटेड स्रोत थे, सोर्सेज ऑफ नॉलेज वर वेरी लिमिटेड, कि भाई एक ये सोर्स है, टीचर से कुछ मिल गया, कुछ दादाजी ने कहानी बस बता ये दी। मिल गया। आज उसके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं और उसके पास उनको क्रॉस चेक करने का भी साधन है जो पहले नहीं था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पर इससे कहीं ऐसा नहीं होता कि बच्चों की जो परवरिश है, जो बच्चों में उत्सुकता के अतिरिक्त जो कोमल भाव एक बच्चों में होता था, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है? हाँ, आप कह सकते हैं कि बच्चे अब जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। ये आप कह सकते हो। अच्छा, पुलिस में कोई ऐसी याद जो आप शेयर करना चाहते हो? बहुत सारी चीज़ें हैं पुलिस की, तो क्योंकि इतने वर्ष में पुलिस में रहा, तकरीबन 35-36 साल, तो उसकी तो बहुत सारी यादें हैं। पर एक याद जो मैं विशेष तौर पे कई बार कहता हूँ, वो ये कि इंडिया गेट जो देखा होगा आपने जी, खूब, वहाँ आपने तो, आप भी पुलिस में रहे हैं, एसीपी है, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है वहाँ पे इंडिया गेट का वो एरिया कितना जो है महत्वपूर्ण है। तो सी हेक्सिगन पे जी, काफ़ी ट्रैफिक जाम रहता था। पहले सी हेक्सिगन बोथ वे था और सारा ट्रैफिक अंदर आता था। हाँ, जो प्रिंसेस प्लेस है उस पे आता था और वो जाम रहता था। तो हमें टास्क दिया कि भाई इसको ठीक करो। तो हम कुछ नहीं करते थे, जाके बैठ के सोचते थे कि इसका क्या करें। मैं था और एक हमारे सीनियर थे रामकरण मीना, तो हम आप जाके शाम को बैठ जाते थे और सोचते रहते थे, फिर ऑब्जर्व करते थे। हाँ, और क्या करें इसका। और एक दिन मैं ये सोच आई कि इसको वन वे कर देते। अब वन वे करने के लिए कई दिक्कतें थी। एक तो जो जंक्शन थे वो वन वे के हिसाब से बने नहीं थे, तो संडे के दिन हम लोगों ने उसको वन वे किया, सारा स्टाफ लगा के। पहले थोड़ा ट्रैफिक जाम हुआ, फिर हल्का हल्का चला, फिर मिलके वो रोटरी जो है वो रीडिज़ाइन की। और ये 20-25 साल पुरानी बात है और मुझे खुशी होती है जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ कि आज भी सी हेक्सिगन जाम नहीं होता। सी हेक्सिगन चलता रहता है और बहुत बढ़िया चलता रहता है। शुरू में तो ये भी कहा था कि इस पर एक्सीडेंट बहुत होंगे, पर वो भी नहीं हुआ। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा काम था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। आपको क्या लगता है कि आज के डेट में जो दिल्ली में ट्रैफिक जैम और हर जगह प्रॉब्लम्स होती है, उनको कैसे टैकल किया जा सकता है? देखिए, ये तो बड़ा विस्तार से देने वाला आंसर है, पर इसमें मैं एक बात तो ये कहूँगा कि जो ग्रीन टाइम है जंक्शंस का, दिल्ली में रेड लाइट पे जो ग्रीन टाइम होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। हाँ, दिल्ली में तकरीबन 1000 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, यानी कि 1000 मेजर जंक्शंस हैं जी। तो उसका जो टाइम को ऑप्टिमाइज करना और सिंक्रोनाइज करना अगले जंक्शन से, एक ग्रीन वेव क्रिएट करनी चाहिए। तो उसमें जब हम ग्रीन टाइम सेव करेंगे सिग्नल का, तो ट्रैफिक स्मूथ होगा। पहली बात तो ये। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के और शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। पर दिल्ली में तो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है ट्रैफिक, व्हीकल्स ही इतने हैं, उसका कोई अंत नहीं है। लगभग 1 करोड़। आप फ्लोटिंग पॉपुलेशन जोड़ के देखें तो दिल्ली में लगभग 1 करोड़ व्हीकल्स हैं। तो हम बात सॉल्यूशन की कर रहे हैं कि ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे दिल्ली के
ट्रैफिक स्मूथ हो। देखिए, रोड बेस्ड ट्रैफिक तो अपने सेचुरेशन पॉइंट पे आ गया, आपने सही कहा। अब हमें दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे स्विच ओवर करना पड़ेगा। तो उसके लिए और हम मेट्रो कर चल चुके रही हैं, है। कर चुके हैं, मेट्रो उसमें है। तो मेट्रो का एक्सपेंशन होना चाहिए, और मेट्रो शुड बी विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन, वॉकिंग डिस्टेंस पे होनी चाहिए। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे तो फिर दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, देन इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम। नहीं, जब मेट्रो की आप वैसे भी देखें तो बड़े नज़दीक नज़दीक इसके स्टेशन होते हैं, और फिर भी जो ट्रेवल टाइम है, रोड से जो ट्रेवल टाइम है और जो मेट्रो का है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जो मेट्रो है उसका कोई भी किसी भी तरह का हिंड्रेंस नहीं है। बिल्कुल सही है। मेट्रो उतने समय में आपने चलनी है तो चलनी है, प्लेन रेलवे ट्रैक पे चलना है। हाँ चलनी है तो चलनी है। बस इसका जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कुछ प्रॉब्लम हैं जो मुझे लगती हैं कि उनको एड्रेस करने की आवश्यकता है। जैसे इसकी कैपेसिटी अगर बढ़ाए तो उससे पहले प्लेटफॉर्म जो है मेट्रो के, उसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि जो लेंथ ऑफ मेट्रो जो ट्रेन है वो 6 बोगियों के हिसाब से बनी 6 हुई है। कुछ 8 है, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। अगर बढ़ना है तो हमें जो प्लेटफॉर्म है उसको एनहांस करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अच्छी बात क्या है कि अगर आप दिल्ली में देखें, दिल्ली में 350 किलोमीटर से ज़्यादा की मेट्रो रेल है, कि जहाँ जहाँ से मेट्रो निकली उसने स्पेस को ऑक्युपाई नहीं किया। हाँ, पिलर्स के ऊपर है, और नीचे आपको रोड बेस्ड ट्रैफिक को भी जगह रहती है, बिल्कुल सही है, जगह रहती है। तो इसको हम जितना आगे करेंगे, और अभी एक्सपेंशन चल भी रहा है, काफी और एक्सपेंशन हाँ, चल रहा है। और इंटरसिटी अगर कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए तो जो सैटेलाइट जो टाउन्स हैं, वहाँ से अगर आप इनफ्लो देखें, मॉर्निंग में, इवनिंग में आउटफ्लो और टाइडल जो फ्लो है लोगों का जो काम करने आते हैं नोएडा से या फरीदाबाद से, गुड़गांव से, गाज़ियाबाद से, तो ये जो है इस पे अगर एक्सपेंशन हो जाए तो जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा रोड बेस। तो वो तो है, गुड़गांव के लिए है, फरीदाबाद के लिए है। दूसरी नहीं, और बढ़ाना चाहिए, अभी कम है। फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी चाहिए, लाइन भी बढ़ानी चाहिए। तो पर ट्रैक की भी तो कैपेसिटी है, हर 2 मिनट के बाद, हाँ, 5 मिनट के बाद आ ही रहा है। हाँ, तो और भी ट्रैक भी करनी चाहिए, और उसकी डिब्बे भी बढ़ाने चाहिए। और दूसरी एक बात और ख़ास है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस, उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बस है वो बेटर होगी, तो ये जो प्राइवेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो इतने रोड के ऊपर नहीं होंगे। हाँ, ये तो सत्य है, वो स्विच ओवर हो जाएंगे। अब आप देखिए, जो 2 व्हीलर्स हैं हमारे पास, सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर्स हैं दिल्ली, ये वो लोग हैं, अगर इनको बेटर ट्रांसपोर्ट मिल जाए तो ये इजीली शिफ्ट हो जाएंगे उस मोड के ऊपर, बसेस पे आ जाएंगे। हाँ, एक तो ये करने की जरूरत है। दूसरा, हमारे यहाँ बड़ा लिबरली जो है कार परचेज लाइसेंस मिलता है। अब सिंगापुर वगैरह में अगर आप कार खरीदना चाहें तो जितनी कार की कीमत है उससे कहीं ज़्यादा कार खरीदने का जो लाइसेंस है उसकी कीमत होती है, बोली लगती है। अब किसी के पास में अगर घर में कार खड़ी करने की जगह नहीं है, अब प्राइवेट गैराज तो हर आदमी के पास हो नहीं सकता। हाँ, कार खड़ी करने की जगह नहीं है, तो फिर उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अच्छी बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट दें, तो ये लोग आराम से स्विच ओवर हो जाएंगे अपनी मर्जी से। नहीं, पर ये तो कानूनी रूप से पॉसिबल नहीं है ना। एक गरीब आदमी है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है गैराज, उसको किस बेसिस पे मना कर सकते हैं कि यू कैनॉट बाई ए कार। पर अल्टीमेटली बात ये आती है कि कार सारे रोड पे होते हैं, रोड ब्लॉक होते हैं। गरीब आदमी और कार, कुछ आपको कंट्राडिक्शन नहीं लगता? हाँ, कंट्राडिक्शन है, लेकिन आजकल तो लोन लेके या कर लेते कुछ हैं, भी है, तो इन दोनों का मेल नहीं मिलता। हाँ, थोड़ा सा आप अब सही कह अगर रहे कार हैं, आप मेंटेन कर रहे हो तो लेकिन रखने अब की भी कई जगह मिडिल रखो। क्लास या कई लोग अफोर्ड गैराज कर ला रहे बहुत हैं। जरूरी है, गैराज ला बहुत जरूरी है। और दूसरा जो है, जैसे मैंने बताया, टाइडल फ्लो है कि सुबह
एक तरफ ट्रैफिक ज़्यादा होता है, दूसरी तरफ कम होता है, तो उसमें शिफ्टिंग ऑफ लेन का जो कॉन्सेप्ट है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, एक लेन दूसरी साइड की ले लें और उसको टेम्परेरी मेजर लेके उस पर चलाएं तो काफ़ी राहत मिलेगी। हाँ, या दिल्ली में काफी ये एक्सपेरिमेंट किए जाते रहते हैं समय इसके समय अलावा अलग स्टैगरिंग ऑफ ऑफिस आवर्स होना चाहिए। सारे ऑफिस 10 बजे सुबह खुलते हैं, 5 बजे बंद होते हैं। सबको पता है पीक आवर सुबह 9 बजे है और शाम को 6 बजे। तो उसको बदलने की जरूरत है, उसको बदलने की जरूरत है। कुछ ऑफिस 7 बजे से शुरू हो, कुछ 8 से हो, कुछ और 9 फिर से। दैट मैटर सारे दिल्ली में ही क्यों हो, कुछ सैटेलाइट सिटीज में, नोएडा में, फरीदाबाद में और जगह शिफ्ट भी हो सकते हैं ऑफिसेस। हाँ हाँ बिल्कुल, इसका जो बहुत ज़रूरी ऑफिस है उनको यहाँ पे रखे। तो ये बिल्कुल चीज़ सही। काफ़ी कुछ और उन व्हीकल्स का क्या कर सकते हैं जो रोड पे पार्क करके लोग रखते हैं और उसको रोड को चोक कर देते हैं। सबसे बड़ी तो समस्या आज आर्टिरियल रोड्स जितने भी हैं सोसाइटियों में या छोटे जगहों यही में, है कि जब उनको पार्क करने की जगह घर में नहीं है तो रोड पे करते हैं और उसको जाम कर देते हैं। आज मैंने अपने समय में एक सर्वे हम लोगों ने कराया था कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस में एक दुकान का जो फ्रंट है वो 10 फीट है और 8-9 कार हैं कनॉट प्लेस में दुकानदारों की। मतलब दुकानदारों की कार अगर पार्क कर लें कनॉट प्लेस में तो वो कहते हैं कि साहब हम तो हमारे ही लोगों से कार भर गई, हमें ग्राहक के लिए, कस्टमर के लिए कोई कस्टमर के स्पेस लिए नहीं। नहीं। ये तो सत्य है। किसी भी मार्केट प्लेस में सबसे पहले दुकानदार और दुकानदार के कर्मचारी आते हैं इतनी और कारें इतनी कारें खड़े कर देते हैं कि फिर ग्राहकों के लिए तो जगह ही नहीं बचता। बिल्कुल सही बात। सेम सिचुएशन है मॉल के या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास जाएं, वहां पे स्कूल के कर्मचारी ला के सुबह गाड़ी इतनी खड़ी कर देते हैं कि पेरेंट्स के लिए जगह नहीं बचता। ये प्रॉब्लम्स तो हैं, पर इनके सॉल्यूशन क्या है? अब स्कूल का भी देखो आप, कायदा क्या कहता है, स्कूल में हर एक में प्ले ग्राउंड है, 99% स्पेस है बसेस को खड़ा करने के लिए, बच्चों को बैठाने की। जब स्कूल से छुट्टी होती है या स्कूल शुरू होता है वो सारे रोड चौक हो जाते हैं, क्योंकि जो बसें हैं वो बाहर से ही ऑपरेट करती हैं। कायदे में क्या होना चाहिए, बस अंदर जाए स्कूल के, वहीं से बच्चों को बैठाए और वहीं से बच्चों को छोड़े। रोड पे बस का, स्कूल बस का खड़े होने का कोई मतलब नहीं। सर ये तो सारी समस्याएं हैं, समाधान क्या है? समाधान ये है कि इन्फोर्समेंट और ये जो लोग हैं उनको सख्ताई से किया जाए, पर सख्ताई उतनी हो नहीं पाती। बहुत सारे कारण हैं इसके, इंटरवेंशन बहुत है, इंटरफियर ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक पुलिस डिफंक्ट है, कुछ कर नहीं पा रही है? नहीं, दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस जितने भी शहर हैं इंडिया के, मैं इसको बेस्ट मानता हूँ। पर एक आम जनता की तरफ से अगर हम मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। देहरादून में वो डाइवर्जन दे रहे थे और घूम के बंदा वहीं पे आ रहा था। जो डाइवर्जन दे रहे थे उनको बस ये मतलब था कि मैंने अपने पॉइंट से आगे धकेल देना, जबकि होना क्या चाहिए कि उसको क्लियर रूट देना चाहिए, अल्टरनेट रूट देना चाहिए जिससे वो बाहर आ जाए। जाहिर बात है। आप वहां घुमा के अपनी भी मुश्किल तो बढ़ा कहीं ना रहे कहीं हो और लोगों की इनकॉम्पिटेंस तो है ना, वो चीज़ लॉजिकल वो थॉट coordination, नहीं है। देखिए ट्रैफिक किसी एक पॉइंट का नहीं होता, ट्रैफिक में चेन रिएक्शन होता है। एक पॉइंट की प्रॉब्लम बहुत दूर तक जाती है और उसका सॉल्यूशन कहीं होता है और प्रॉब्लम कहीं होती है, तो पूरा उसको समझने की आवश्यकता होती है। इस मामले में अगर आप देखें, आपने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की बात की, दिल्ली में वीआईपी मूवमेंट कितना है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जो चीफ मिनिस्टर लेवल के तो कितने, और उनका रोज का मूवमेंट, और फॉरेन डिग्नेटरी भी जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट दूसरे कंट्री से आते हैं, उनकी भी लाइन लगी रहती है और उनको स्पेस मिलता है, कॉन्फ्रेंस होती है। कहीं भी कोई भी घटना हो जाए हिंदुस्तान में, उसका सीधा असर दिल्ली पे पड़ता है। दिल्ली में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, दिल्ली पुलिस उस पे लगी हुई है।
तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। पर बात वही आ गई कि हम किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमने इतनी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ली, इसका एक ही वजह जो समझ में आ रही है वो ये है कि एक्सेस ऑफ द व्हीकल इज द मेजर रीजन। देखिए, आप रोड बेस का भी सेचुरेशन है तो दूसरे उसके ऊपर आना चाहिए, जैसे मैंने बताया, और डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। दिल्ली की आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ी है और उसी हिसाब से वेहिकुलर पॉपुलेशन बढ़ी है, और दिल्ली की फिजिकल तो एक लिमिट है ना, आप उसमें क्या करेंगे? पर फिजिकल है और फिजिकल लिमिट है, क्या आप किसी को दिल्ली आने के लिए मना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेजिटिमेट, आप किसी को ये मना कर सकते हैं राइट कि वो गाड़ी नहीं खरीद सकता? मुझे अच्छी तरह याद है कि रीसेटलमेंट कॉलोनी में 25 मीटर का प्लॉट नहीं था और उसके ऊपर 22 बसें रजिस्टर्ड थी, और एक बस का जो स्पेस है उसका जो मकान था उससे ज्यादा होगा, जाहिर बात है। अब वो कहाँ गए? तो खैर ये तो अलग सी चीजें हैं। तो देखिए, ये प्रॉब्लम है तो उसकी सख्ताई से निपटने की आवश्यकता है, उसके ट्रैफिक मेजर्स लेने की जरूरत है, परमानेंट भी और ये भी। आज फ्लाईओवर बना दिए हमने, और एक फ्लाईओवर की कैपेसिटी है 4 लेन, और उस पर ट्रैफिक डाल रखा है 8 लेन का। तो आज फ्लाईओवर जिस पे कुछ भी नहीं होता, ना कोई वहाँ पे गाड़ी खराब है, ना कोई वहाँ पे सिग्नल है, ना वहाँ इंक्रोचमेंट है, उसके बाद ट्रैफिक जामर होता है। आप ये देख लें, हाँ, बारेपुला देख लें, मर्ज कहीं जहाँ कहीं भी मर्ज होगा, उसकी भी तो एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा आप उसमें थोड़ी लेके आ सकते हैं ट्रैफिक को, ये बात। पर जब हम एज ए सिटीजन रोड पे चलते हैं तब हमारी भावनाएं कुछ और होती हैं। तब तो हमें यही लगता है कि रोड हमें क्लीन मिले, हमें जल्दी जहाँ पहुँचना है पहुँचे। और इसके अलावा ट्रैफिक के ऊपर दूसरी जो एजेंसीज हैं, अब जैसे तय बाजारी है, ऑफिशियली तय बाजारी है फुटपाथ के ऊपर, फुटपाथ पे तय बाजारी में वेंडर बैठा है, बिछा के अपना सामान बेच रहा है, जो फुटपाथ वाले हैं वो रोड के ऊपर चल रहे हैं। हाँ, ये तो, और जब वो रोड पे चलेंगे तो किसकी दिक्कत होगी? ट्रैफिक की। तो अब जब आपका शिफ्ट हो गया पुलिस से, आप एडवोकेट बन गए, तो क्या कानूनी रूप से आपको लगता है कुछ लीगली किया जा सकता है इस पे ज्यादा? देखिए, कानून तो जो है वो साथ साथ है। कोई भी चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन सजेस्ट करता है तो कोर्ट उस चीज़ को अक्सर मान लेता है कि भाई ठीक है, वो कोर्ट तो ये कहेगा कि आप डीकंजस्ट कर दें इसको, ट्रैफिक में जाम ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, इसको करें। तो उसका सॉल्यूशन क्या है ये तो एजेंसी कोर्ट को बताती है। कोर्ट कहता है ठीक है, आपने ये बताया कि इससे डीकंजस्ट हो जाएगा या पॉल्यूशन कम हो जाएगा, तो करो भाई। नहीं, पुलिस तो बताना क्या, पुलिस तो चालान करके भेजती रहती है, चालान कई कई साल तक पेंडिंग रहते हैं। देखिए, ये तो कैपेसिटी कोर्ट की भी है। अब दिल्ली में जितने चालान होते हैं उनको कोर्ट में भेजें, कोर्ट में पड़े रहते हैं, क्योंकि कोर्ट की भी तो कैपेसिटी लिमिटेड है। कोर्ट में भी अगर आप देखें तो इतने मजिस्ट्रेट्स नहीं है, जजेस नहीं है, और वो बेचारे सुबह से शाम तक लगे भी रहते हैं। जज आप देखो, अब बहुत से लाखों के तादाद में ऐसे चालान पेंडिंग है जो 15 साल के वजह से कई पुराने हो गए व्हीकल्स। अभी रिसेंटली एक प्रपोजल भी चल रहा है कि उनको कंडोन कर दिया जाए। हाँ, नहीं, वो तो देखिए, जो ट्रैफिक का चालान होता है वो मोटर व्हीकल एक्ट में होता है, और मोटर व्हीकल एक्ट में जिसका चालान हुआ उसको हम क्रिमिनल नहीं कहते। हाँ, नहीं कहते, वायलेटर कहते हैं। वायलेटर का इतना पेंडिंग क्यों है? सवाल ना उनके ऊपर हमारा BNSS लागू होता है, क्रिमिनल जो प्रोसीजर पहले CRPC था। ठीक है। अब ये जो अगर उसमें इतना प्रोविजन नहीं है तो उसको कंजाइन टू रिकॉर्ड करने में कुछ भी गलत नहीं है। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, पर लोक अदालत लगा रहे हैं, लोक अदालत में भी काफी डिस्पोजल करते हैं। चलिए, एक इसी में दूसरी बात समझने की कोशिश करते हैं। जब आप एडवोकेट के नज़रिए से कानून को देखते हैं और पुलिस के नज़रिए से देखते थे, तो दोनों में क्या महसूस होता है, क्या फ़र्क आपको लगता है? फ़र्क जो है
वो ये है कि उस वक्त हम उस साइड में थे, प्रोसिक्यूशन की साइड में, अब हम डिफेंस की साइड में। पहले हम ये कि भाई अगर अच्छा वाटर टाइट केस होना चाहिए, इसने ये क्राइम किया है तो ही शुड गेट पनिशमेंट। अब डिफेंस में है तो हम ये देखते हैं कि इसमें कोई लैकुना है, इसमें ये, तो इसको रिलीफ मिलनी चाहिए हमारे मुवक्किल को। जी, मेरा यही सवाल है कि दोनों का तो दोनों नजरिया का कंट्राडिक्टरी है। बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है, रोल इज डिफरेंट है। पुलिस का और वकील का रोल एकदम डिफरेंट है, अपोजिट। यही मैं समझना चाहता हूं कि जब कानून को हम दो अलग अलग नजरिया से देखते हैं, कानून तो सेम है, तो हमें एब्सोल्यूट लॉ को समझने में ऐसी क्यों परेशानी होती है? क्यों एडवोकेट और वकील आपस में भिड़ते रहते हैं कोर्ट में? देखिए, वकील का काम है कि जो उसका मुवक्किल है, जो एविडेंस है, उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करे। वकील जो है अपने उसको प्रेजेंट करता है, और जो चीजें उसको लगता है कि उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्लाइंट के साथ, क्लाइंट एक्यूज के साथ, एक्यूज पुलिस बोले तो एक्यूज के साथ, और एडवोकेट बोले तो क्लाइंट के साथ। नहीं, हम तो क्लाइंट वैसे नहीं कहते हम भी उसको एक्यूज ही कहते हैं। पर फर्क तो है पुलिस के नजरिए से एक आदमी को देखने में और एडवोकेट के नजरिए से देखने में फर्क है। और कोर्ट भी जो है, जो निर्णय करता है, वो जो साक्ष्य हैं उसके आधार पे करता है, जो साक्ष्य उसको दिए गए हैं, बताए गए हैं। तो ये एक किसी वकील का ये प्राइम ड्यूटी है कि उन सारी बातों को, जो बातें हैं, उन सारी साक्ष्य को कोर्ट के समक्ष रखते भी हैं, ऑफ कोर्स रखते भी हैं। और कंट्राडिक्शंस जो हैं पुलिस के प्रोसिक्यूशन में, उनको भी एक्सपोज। तो कहीं आप तो पुलिस अफसर भी रहे हैं, एडवोकेट भी हैं, कई बार ऐसा नहीं महसूस होता कि सिर्फ कोई लीगल कमी के वजह से अगर कोई मुलजिम छूट जाता है तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है? देखिए, ये कानून बनाया इसलिए गया है कि जो दोषी है उसको सजा हो, पर साथ में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं बेगुनाह की बात, अगर देखिए, जैसे पुलिस को पता चल जाता है लीगल एस्पेक्ट, रिटन वर्क, आर्गुमेंट इज डिफरेंट, लेकिन एक इंसान, पुलिस अफसर भी इंसान है, जब वो इन्वेस्टिगेट करता होता है उसे सच्चाई पता लग जाता है कि ये कसूरवार है या नहीं है। वैसे ही जब एडवोकेट का अपने क्लाइंट से या एक्यूज से इंटरेक्शन होता है तो वकील साहब को भी ये पता लग जाता है। यू हैव एन एडेड एडवांटेज कि आप दोनों ही हैं, तो आपको तो शर्तिया ये पता लग जाता होगा। और उस परिस्थिति में अगर एक मुलजिम छूट जाता है तब आप कैसा फील करते हैं? मैं इसमें एक बात कहूं जी, ये कोर्ट का वाकया है, और मैंने कोर्ट में कहा भी था, मैंने कहा सच क्या है ये जो दूसरी पार्टी है ये भी जानती है, मैं अपोजिट पार्टी का वकील हूं, मैं भी जानता हूं, वो वकील भी जानता है जो मेरे खिलाफ है। सच उसे भी पता है, सच मुझे भी पता है। अगर किसी को नहीं पता तो जज साहब को नहीं है, उन्हीं को बताना है। नहीं, मैं अपना एक संस्मरण बताता हूँ। एक बार एक जज साहब से, पुलिस में था तो जज साहब से इंटरेक्शन हुआ, तो उनकी व्यथा कुछ और थी। उन्होंने बड़े स्पष्ट लहजे से बोला कि मेरे पास जो भी आदमी आता है वो झूठ बोलता है और मुझे इस बात को समझ में आता है। पुलिस अफसर आता है तो सच झूठ कुछ भी हो, कहानी वो ऐसे सुनाता है जैसे बिल्कुल सच्चा है और कसम खा के सुनाता है। मुलजिम झूठ बोलता ही है, एडवोकेट वो भी सच नहीं बोलते। अब जज साहब के ये वर्ड्स थे कि हमारे विषय में कौन सोचता है, हम किस चीज को एडमिट करें, किसको सच माने। देखिए, तो होता है ऐसा। देखिए, वकील तो मौके पे है नहीं, उसका तो सच और झूठ की बात ही नहीं है। उसको तो जो साक्ष्य दिया है, जो बात बताई गई है, उस बात को वो तो पेश करता है। वो तो बेसिकली एक जरिया है, प्रेजेंट करता है। देखिए, तो उसने तो झूठ और सच का, और वैसे मैं बात बताऊं कि जो एडवोकेट है उसको ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा गया है।
एग्जैक्टली ऑफिसर ऑफ कोर्ट का तो ये हाँ। कर्तव्य है ना कि लीगल जहां छोटे मोटे कमियां पुलिस से रह गई हैं उसके वजह से मुलजिम को बेनिफिट ना मिले। मैं कोट नहीं करूंगा एग्जैक्टली लेकिन एक ऐसा केस था झारखंड का जिसमें एक आदमी ने अपने पत्नी का कर दिया था और स्वतः जाके कंप्लेंट की कि मैंने ऐसा किया है। बाद में सुप्रीम कोर्ट से वो बरी हुआ था। नहीं, आपको शायद याद होगा ये कहानी। देखिए, मैं इस केस को अच्छी तरह समझता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने में थोड़ा सा इसको डिटेल में बताएंगे एग्जैक्टली क्या हुआ था? ये हुआ ये था कि उसने एक दारू पी रहे थे वो और उसका ठेकेदार। उसने कुछ उसकी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ कहा और आवेश में आके उसने उसका और करके वो पहले हॉस्पिटल गया। फिर उसकी समझ में आया कि यार पुलिस को बता देना चाहिए, और फिर उसने जाके पुलिस को ये बयान दे दिया और उसके बयान के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। करेक्ट। जब तक पुलिस वहां पहुंच चुकी थी बॉडी का लोगों ने बता दिया था। बिल्कुल सही है। तो इसमें जो व्यवस्था दी, जो सेक्शन 25 नहीं, पहले उसको सजा हुई थी ट्रायल कोर्ट से। हाई कोर्ट ने की ना, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात हाँ कर नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक बार दर्शकों को पूरी कहानी समझाते हैं। हाँ, तो हाई कोर्ट ने उसको सजा दे दी क्योंकि उसने खुद कन्फेस किया था एफआईआर में कि मैंने उसको मारा है। तो उस बेस पे हाई कोर्ट ने दे दिया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट तो कोर्ट ऑफ लॉ है तो हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ लॉ। तो उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 25 है 25 एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो कहता है कि एनी स्टेटमेंट मेड बिफोर द पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल टू द कोर्ट। किसी का जो स्टेटमेंट आप पुलिस के सामने दे रहे हैं वो कोर्ट को मान्य नहीं है। ये सेक्शन 25 कहता है। हाँ, ये सही है। और अच्छा। इसका रिपीटिशन भी है अर्लियर आईपीसी के सेक्शन 161 में भी यही बात था कि जो पुलिस बयान लिखेगी वो कोर्ट में मान्य नहीं है। बीएनएसएस में भी सेम है। साइन भी नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो सेक्शन 25 कहता है तो जो उसने स्टेटमेंट दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब रह गया उसका पार्ट 27, रिकवरी की बात आती है। हाँ, मैं उसी झारखंड वाले केस की बात कर रहा जी हूं। जी जी। तो वो जो सेक्शन 27 कहता है कि उतना पार्ट जितना रिकवरी कर रहा है उतना वैलिड है। मैं दर्शकों अच्छा, को इसमें मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं कि जब सीजर मीमो बनता है तो वो पोर्शन जिसमें मुलजिम किसी पर्टिकुलर चीज को, किसी पर्टिकुलर वारदात के कत्ल निशानदेही या पॉइंटिंग आउट करता है, उस पोर्शन तक ही सिर्फ वैलिड है। ये बात ये वकील साहब कहना चाहते हैं। अब उसने कहा कि उसने उसको लेके वहां पे गए, उसने बताया कि यहाँ पे मैंने ऐसे कत्ल, ऐसे मैंने, पर उसके ऊपर एक राइडर है, लिमिटेशन है सेक्शन 27 पे, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली इस केस में कहा कि भाई वो डिस्कवरी होनी चाहिए। उससे पहले तो पुलिस को बॉडी मिल चुकी थी, पता था कि कहाँ पे मर्डर हुआ है, तो उसके बाद उसको दोबारा ले गए तो सेक्शन 27 की कोई अहमियत नहीं। इसी टेक्निकल लेकुना की मैं बात कर रहा हूं, जहां कोर्टों में कानून पुलिस के काम को उलझाकर मुलजिम को फायदा दिलाया जा सकता है। सर फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा सेक्शन 25 से एफआईआर खत्म हो गई। उसका जो कन्फेशन है, एफआईआर कन्फेशन नहीं है, अगर जाके ये कर रहे हैं उसको हम कन्फेशन की कैटेगरी में नहीं ले सकते, और 27 भी खत्म हो गया। तो उसके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं बचा, कंक्लूसिव प्राइमरी एविडेंस, कि उसको सजा हो सके। और इस मामले में हाई कोर्ट ने गलती की। हाई कोर्ट ने आवेग में ये बात कही कि वो खुद कह रहा कि मैंने मर्डर किया है, और उन्होंने लॉ पॉइंट से बात करी। ये फर्क हुआ, इसलिए छूटा हुआ। तो क्या वास्तव में उसने मर्डर किया था या नहीं किया था? किया था। तो अब दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि एक मर्डर करने वाला व्यक्ति कानून को इस्तेमाल करके
कैसे बच सकता है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है और इसकी डिटेल्स लिंक में डाल दूंगा। सर कोई और ऐसा? देखिए, ये बार बार बड़े हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस, कई लोगों ने कहा है कि देखो भाई, हम न्याय होता है या नहीं होता है हमें नहीं पता। हम तो जो हमारे सामने साक्ष्य आते हैं, एविडेंस आता है, उसके बेस के ऊपर डिसीजन करते हैं, जजमेंट करते हैं। सर ये बिल्कुल सत्य है। मेरा पॉइंट सिर्फ एक है कि कानून के दायरे में रहते हुए कानून का प्रयोग करके एक मुलजिम छूट जाता है, इस पर आपकी अपनी निजी राय क्या है? निजी राय तो अब देखिए, हर चीज़ का प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर है। अगर आप उसको फ्लेक्सिबल कर देंगे, मान लिया जाए आप इस बात के ऊपर छोड़ दें कि भाई अगर पुलिस ये कन्विंस हो जाए कि इसने किया है तो उसको सजा दे दो, या जज कन्विंस हो जाए बिना आधार के भी पर्सनल लेवल पे तो उसको सजा दे दे, तो उससे एक ऐसा ओपन हो जाएगा एरिया कि उसमें फिर जिन्होंने किया भी नहीं है उनको भी सजा हो जाएगी। और वैसे भी हमारा तो ऐसे हम कानून, हमारा रिटन लॉ है, हम उससे बंधे हुए हैं, उसके प्रोसीजर से बंधे हुए हैं, हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम से बंधे हुए हैं, हम उसी आधार पे तो चलेंगे। नो बॉडी इज अबाउट द लॉ। जो जजेस हैं दे आर सिंपली इंटरप्रेट द लॉ। उनकी अपनी ख्वाहिश क्या है, अपनी बात क्या है, ये कोई मायने नहीं रखता। मैं यही दुविधा समझने की कोशिश कर रहा था। देखिए, पुलिस अफसर का कर्तव्य है कि समाज में जो अपराध हुआ है उसके लिए अपराधी को सजा मिले, उसके लिए पुलिस काम करती है, चार्जशीट बनाती है। पुलिस अफसर को अपना रोल अच्छे से समझना चाहिए और आगे निष्काम भाव से इसको सोचना चाहिए कि आउटकम कुछ भी निकल सकता है। देखिए, आपको बड़े मज़ेदार बात बताता हूँ। मैं इंग्लैंड में था, तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये बातें अक्सर होती हैं कि साहब अंग्रेज़ों ने बहुत बढ़िया कानून बनाया। तो मेरे अंदर बड़ी उत्सुकता थी कि भाई मैं पूछूं कि क्या ये जो कानून है उनके यहाँ कैसे चल रहा है, क्या है। तो मुझे पता पड़ा कि उनके यहाँ तो कानून ही डिफरेंट है। तो मैंने कहा, जब अच्छा कानून था ये हिंदुस्तान में और बहुत अच्छा अंग्रेजों ने बनाया, तो खुद भी उसको अपनाना चाहिए था अपने देश में, करते खुद भी अपने देश में, पर ऐसा नहीं हुआ। पर परिस्थिति और कल्चर के इसी हिसाब बात पे आता हूं मैं, जो सेक्शन 25 और 27 की बात कर रहा हूं। मैंने इस पे विशेष तौर पर पूछा, तो उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है उसके स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी एक आम आदमी से ज्यादा है कोर्ट में। बिल्कुल इसके उलट तो जो आप देख रहे हैं देखिए, मेरा ये कहते दिल दुखता है, लेकिन सच्चाई यही है कि हम लोग ईमानदारी की कदर नहीं करते हैं। आम तौर पे हम चीज़ों को राइट प्रोस्पेक्टिव में नहीं रखते हैं। ये हम इंडियन लोगों की एक प्रॉब्लम हो रही है, और अब तो हर जगह ये देखा जा रहा है कि सरेआम लोग झूठ बोलते हैं। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते? नहीं, मैं तो झूठ और सच का तो कानून उसका निर्णय करता है। एक कंट्री में पुलिस के अफसर के सामने दिए गए बयान को वैलिड मानते हैं, हिंदुस्तान में पुलिस अफसर के सामने दिए गए बयान को वैलिड नहीं मानते। दोनों को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इसका मतलब एक ही निकलता है कि इंडिया के पुलिस ट्रस्टवर्दी नहीं है। वो सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो नहीं, हम सोचते हैं। नहीं, हमारे बीएनएसएस में भी यही है ना। सुनो, मेरे 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। अगर ब्रिटिश पीरियड को आप पूरे को 2 भागों में विभक्त करें तो एक 1857 तक और एक 1857 के बाद। 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व था, शासन था। क्राउन का शासन नहीं था। जो
वहाँ का राजा था, रानी थे ये इंग्लैंड की, उनका शासन नहीं था। 1857 में क्रांति हुई। उस क्रांति के बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को विदा कर दिया और भारत का शासन अपने हाथ में डायरेक्ट ले लिया। तो 1860 में फिर आईपीसी आया था। तो उसी 1857 के बाद उन्होंने जो ऑर्गन्स जरूरी थे, जो संस्थाएं जरूरी थी, उन सबको खड़ा किया। उसमें पुलिस भी थी। उसमें 1860 में पुलिस एक्ट भी, आपका आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईसीएस, ये सब चीजें हुई। उससे पहले नहीं थी। जो पुलिस आई वो 1857 के बाद भारत में पुलिस आई। 1857 से पहले पुलिस ही नहीं थी, अलग सिस्टम था है? उस समय, अलग सिस्टम था। पर सिस्टम ये था, पुलिस अलग से नहीं थी। क्या था? जो फौज थी वही पुलिस थी। ये 1857 में के बाद जब पुलिस एक्ट आया, उसके बाद पुलिस आई, पुलिस एक्ट के बाद। तो जब ये बना रहे थे तो इन्हें विश्वास था नहीं हमारे लोगों की कैपेबिलिटी पे, इस पे, तो उन्होंने उस तरह से बनाया। और हमारी कमी ये रही कि हमने उसको इतने सालों तक ढोआ और उसको सही माना। और इवन की बीएनएसएस में भी इस बात को, उसी को कंटिन्यू रखा गया, उसको रिप्रोड्यूस कर दिया। पर बीएनएसएस में इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। ये जो सेक्शंस हैं इसके, बीएनएसएस में अगर कोई खास चेंज हुआ है तो वो केवल ये हुआ है कि इतने सालों में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, ऑडियो वीडियो, उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है और उसको प्राइमरी एविडेंस में डाल दिया है। पहले जो डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 में जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, या पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसमें डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स, इतना जोड़ा है। बिल्कुल सही है। बाकी तो एक अच्छा ओल्ड वाइन इन न्यू, आपको गवाह नहीं मिलता। और आजकल सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और किसी ने टेम्पर नहीं किया और बिल्कुल ठीक है, तो उसको प्राइमरी एविडेंस मानना। हाँ, काफी अच्छा हो गया ये। इवन के सीजर के भी वीडियोग्राफी होती है। हाँ। चलिए इस बात से एक अलग प्रोस्पेक्टिव से चीज को समझने की कोशिश करते हैं। बीएनएसएस में प्रावधान किया गया कि पुलिस अफसर या कोई भी गवाह सीसीटीवी के थ्रू कोर्ट में अपनी हाजिरी दे सकता है, अपनी गवाही दर्ज करा सकता है। यही बात पुलिस पे भी लागू हुई। हाई कोर्ट ने और एलजी ने प्रावधान करने की कोशिश की कि हर थाने में एक ऐसा सेंटर बनाया जाए जहां से पुलिस अफसर कोर्ट में अपनी हाजिरी दर्ज करा सके और गवाही दे सके। दिल्ली में तकरीबन 2000 पुलिस अफसर प्रतिदिन कोर्ट सफर करते हैं, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और इस वजह से दिल्ली पुलिस ये चाहती थी कि पुलिस ऑफिसर अपनी एविडेंस सीसीटीवी के माध्यम से दे। इसका बहुत वकीलों ने विरोध किया, रोष हुआ, स्ट्राइक्स भी रही। ये क्यों किया जा रहा है? कानून का खिलाफत क्यों हो रहा है? देखिए, ये तो उसमें वकीलों के कई पॉइंट्स थे। और मैं एक बात बताऊं, जहां तक इसकी कानूनी पहलू है मैं उसको कहूंगा जी। जो ये प्रोविजन था ये बीएनएसएस में आया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। किसने पास किया? सरकार ने। कौन बदल सकता है? सरकार। एलजी सरकार से ऊपर है, नीचे? नहीं, एलजी ने तो सिर्फ इतना कहा कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हर थाने में, उसमें कहीं भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप इम्प्लीमेंट उससे पूछ के करें या ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। आज भी वो लॉ स्टैंड करता है। स्टैंड तो करता है पर इम्प्लीमेंट आज भी ये, और पर इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रहा है ना। काम जुडिशरी का है। नहीं, और जुडिशियरी ने कहा है, हाई कोर्ट ने 4 जुलाई को। आज इतनी अच्छी बात है, बतौर वकील हम पेश होते हैं कोर्ट में। नहीं तो पुलिस को क्यों नहीं पेश होने देते? हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो उस पे है। इसके लिए तो स्ट्राइक हुआ है। वकीलों ने कोई कानून थोड़ी बदला है, वो तो पार्लियामेंट का कानून स्टैंड करता है। नहीं, देखिए, पुलिस अफसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसमें उनका एक पॉइंट था,
उनका ये पॉइंट था कि भाई देखो वो हमें नजर नहीं आ रहा है, जो पुलिस गवाह है, पुलिस सुनो, अफसर सुनो, फिजिकली नजर वो नहीं आ रहा। गवाह नहीं आ रहा, नहीं उनका उसके ऊपर पॉइंट था कि जो गवाह है वो हमें नजर नहीं आ रहा है कि उसको कौन डिक्टेट कर रहा है, भाई इंडिपेंडेंट है या उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। उनका ये पॉइंट था कि वो अगर गवाह वहां बैठ के करेगा, गवाही देगा, हैं, अब वो दूसरा आदमी तो नजर नहीं आ रहा, वो कोई बात पूछ रहा है, क्रॉस एग्जामिन हो रहा है और वो उसको कोई दूसरा हेल्प कर रहा है। सर इसको तो ये एड्रेस किया जा हाँ, सकता बस है ना। अब इसको- आपने एमबीए किया है खुद, आप ये देखें कि आज एमबीए की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि अगर कोई आदमी अपना आई भी ब्लिंक करता है तो उसको सिग्नल दे देते हैं कि आप अपने चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखाओ। तो जो पुलिस अफसर गवाही दे रहा है थ्रू देखिए, ये ऑनलाइन, बातें उस पे एड्रेस करने तो की मॉनिटर किया जा सकता है। डेज टू कम ये प्रॉब्लम्स भी एड्रेस हो जाएंगी। कोई गलत वकीलों ने किया, गलत नहीं, पुलिस मैं ने गलत किया, नहीं कह रहा, ना कोई गलत है, मैं ना कोई गलत सही नहीं कह है, रहा हूं, मैं एक दोनों के लीगल अपने पॉइंट अपने समझ, पक्ष हैं। मैं एक लीगल पॉइंट समझने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए अगर वैसे देखें तो ये पुलिस के लिए भी बहुत चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इसलिए है कि पुलिस अफसर जब भी गवाही देता है तो पुराने मुकदमे में देता है, जो पुलिस की फाइल है, रिटर्न वर्क है, वो कोर्ट में होता है। अब थाने में कोई भी ट्रांसफर हो जाता है या नहीं होता है तो उसके लिए भी इतना आसान नहीं है कि वो ऑनलाइन दे। उसके लिए भी प्रेफरेबल यही है कि कोर्ट में प्रॉपर तरीके से जाके कोर्ट में कोर्ट जाए, में फाइल को उसकी अपने मेमोरी फाइल को जो- रिफ्रेश फाइल करें जो है और तब दे। पुलिस, देखिए किसी भी मुकदमे की दो फाइलें होती हैं, एक कोर्ट फाइल है, एक पुलिस फाइल है। ठीक है, पुलिस फाइल हमारा नायब कोर्ट उस कोर्ट में मेंटेन करता है। जब जिसने गवाही देना है उसने अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए पुलिस फाइल वो कंसल्ट करते हैं। देखता है, वो पुलिस फाइल। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उसमें प्रोविजन क्या है कि अगर उसको बीच में गवाही में कोई पोर्शन वो देखना चाहता है अपनी फाइल का, तो इतना ही हक जो दूसरी पार्टी, अपोजिट पार्टी, उसको भी है कि वो भी उतना पोर्शन देखे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये जो चीजें हैं ये बनाइए, इनको किस तरह से आप नए परिवेश में अकोमोडेट करेंगे, इसको अभी हो। सर मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि इस बात का अपोज इतना क्यों किया गया। देखिए पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, जो चीज उनको गलत लगी वकीलों को, वकीलों ने कही अपनी बात है, और लॉजिक भी है उनकी बात में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पुलिस सही है वकील गलत हैं। नहीं, बात जब- सही या हाँ, गलत की नहीं है, बात कानून के इम्प्लीमेंटेशन की है। ठीक है, पर हर चीज जो भी नई होती है उसकी प्रॉब्लम शुरू में होती है। सेटल हो हाँ, जाएगा कोई धीरे भी धीरे। चीज, हाँ कोई भी चीज वन गो में सेटल नहीं होती। नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। नेचुरल। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे लॉ है, इनमें अमेंडमेंट कितने हुए हैं? देखिए आज कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहा बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, ठीक है, अमेंडमेंट कितने हो गए? इतने तो साल भी नहीं है, हाँ जाहिर बात है, इतने तो साल भी नहीं है जितने अमेंडमेंट हो चुके हैं। प्रोग्रेस होती है, ये होती है, तो सिलसिला नहीं, चलता रहता है। पर इन जनरल पुलिस दिल्ली में, दिल्ली पुलिस और एडवोकेट तो 88 से झगड़ते आ रहे हैं। किरण बेदी, देखिए, किरण बेदी थी। नहीं, हाँ, नहीं, हम बाहर वो भी चलते personal हैं। चीजें हैं, उन पे मैं कोई कमेंट नहीं करता। नहीं पर्सनल नहीं है, पर मैं एक बात, इंटरैक्शन की बात कर रहा हूँ। पर मैं एक बात कहता हूँ भाई, दोनों का अलग अलग एरिया है, दोनों साथ में इन कोऑर्डिनेशन तो काम नहीं है ना। नहीं बिल्कुल उसका नहीं, उसका बिल्कुल उसका पैराडॉक्सियल अप्रोच है। हाँ, पुलिस का काम फंसाना है, उनका काम बचाना है। बिल्कुल दोनों ही अलग paradox अलग है, है। बिल्कुल सही बात है ये। दोनों चीज अलग अलग। सुनने में बुरा लगता है क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के दोनों अंग है और दोनों विपरीत तरीके से काम कर रहे हैं। सुनने में बुरा लगता है पर प्रैक्टिकल यही देखो, है। ये सब कुछ चीजें बनाई गई। आज कोई कितना बड़ा क्रिमिनल है, हर एक को ये हक है कि वो अपनी बात कह सके, वकील अपना इंगेज करे। अगर उसके पास पैसे भी नहीं है तो सरकार उसको वकील मुहैया हाँ, अब तो डीएलएसए के हाँ, थ्रू दिए जा रहे हैं। वकील मिलेगा उसको। बिल्कुल, ये तो हाँ, जस्टिस की बात जो है। आपने निर्णय किया है उसमें आप जो सजा दे दें, पर उससे पहले उसको अपने कोई सजा बचाव देने का कोई बचाव का अधिकार मौका नहीं तो है। मिलना चाहिए। हाँ, उसको मौका पूरा मिलना फेयर चाहिए, ट्रायल तो सुविधा होना ही पूरी चाहिए, मिलनी इस बात को तो मैं भी तयद करता हूँ। लेकिन फिर भी ये आम तौर पे देखा गया है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में, जैसे अभी पीछे कड़कड़डूमा में हुआ था, साकेत कोर्ट में हुए हैं,
कई बार पुलिस अफसर और देखिए, अच्छे और बुरे एडवोकेट- लोग, सुनिए मेरी बात सुनिए, ना तो पुलिस में सारे अच्छे हैं और ना सारे एडवोकेट अच्छे हैं। अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। मैं ऐसे वकील आपको दिखा दूं कि जो बिना फीस के मुकदमे लड़ते हैं। हाँ, आप स्वयं, कई लोगों का मुझे पता है, प्रो कई बोनो। लोग प्रो और बोनो मैं हैं। ऐसे पुलिस अफसर दिखा दूं जो अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा, कोई उनके पास मिलने आता है, कोई ये आता है चाय में, उसमें खर्च करते हैं अपनी हर सैलरी तरह से के भी। लोग हैं, नो और डाउट। देखिए, पुलिस में भी हर तरह के हैं। बिल्कुल सही बात उसमें है। भी अच्छे अच्छे बुरे हर जगह हैं। पर कहीं ना कहीं इससे आम जो जनता है उसमें तो यही मैसेज जाता है कि जानबूझ के जुडिशियल सिस्टम को हैक किया जा रहा है, देखिए, कोर्ट के काम को बाधित किया जा रहा है। इसमें कसूरवार पुलिस हो या एडवोकेट हो, ये बात मैं नहीं ये कहता हूं। बात बिल्कुल सही है। जनता इस बात से भी रुष्ट है कि लाखों मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसका डिस्पोजल होता नहीं है। लंबी लंबी केस चलते हैं और कहते हैं कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। ये भी बात कही जाती है। अब उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कितने जजेस हैं। आप अगर रेशो देखें यूएस का, पब्लिक का, जजेस और यूएस का, वो कितना बड़ा है। वहाँ 1 लाख के पीछे काफ़ी जजेस हैं, यहाँ थोड़े से जज हैं। हाँ, जाहिर और बात है। आप, मैंने खुद देखा है, मुझे भी लगता था ये बात है, पर अब मैंने ये पहलू भी देखा। मैंने जजेस देखे हैं कि बेचारे 8-8 9-9 बजे तक लगे रहते हैं। कोर्ट तो बंद हो जाता है, हाँ, कोर्ट के उसके बाद लगे रहते हैं और फिर बांध के वो पूरा अपना फाइल है, घर भी जाते हैं। उनके लिए जजमेंट लिखने में भी काफी जजमेंट समय लिखना लिखता है। वकील तो कुछ पॉइंट ही उठा रहा है ना, उसको तो पूरा जजमेंट लिखना है। पूरा जजमेंट लिखना है, सब कुछ दिन में सुनते हैं, समझते हैं, फिर उसके जजमेंट कई कई पेजेस के होते हैं, एविडेंस को इवेल्युएट करना है, बहुत सी चीजें हैं। अच्छा सर, एक बात ऐसे ही बताइए। अगर पुलिस का देखें आप पुलिस का देखें, मैं दिल्ली पुलिस का ही बताता हूँ। थानों में जितने आईओ हैं, एक एक आईओ पे 60-70 केसेस हैं। हाँ, कई लोगों के पास आप बताइए, एक छोटी सी बात रिक्वायरमेंट होती है कि भाई रोज केस में हुआ, केस डायरी लिखनी है, आज इस केस में क्या नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकता। 60-70 केस के साथ कैसे नहीं जस्टिस करेगा कर वो। सकता, नहीं जस्टिस। और हाँ, खास करके जो और बड़े वो बड़े बेचारा केसेस हैं, स्क्रूटनी में रहता है सबकी में। एक आईओ की कोर्ट में क्या हालत होती है, हम रोज देखते हैं। सर कोई ऐसा इंसिडेंट आपने देखा है जब पुलिस को कोर्ट रिप्रोमांड कर रही हो और आप वहां मौजूद हो? कई बार करता हूँ मैं वो कोई अंदर से। ऐसा कोई हाँ, ऐसा इंसिडेंट ऐसे शेयर था। करेंगे? हाँ, एक आईओ को बुलाया हुआ था कोर्ट में एटीआर सबमिट करने के लिए। एक्शन टेकन रिपोर्ट होती है जो कोर्ट पुलिस अफसर से मांगता है किसी भी मामले में। तो वो एटीआर सबमिट करनी थी, वो 1-2 उससे आया नहीं था। पहले कोई दूसरा था, फिर दूसरा चेंज हो गया और वो उस दिन आया बिना फाइल के, और कोई रिपोर्ट भी लिख के नहीं आया और कुछ भी, ऐसे आके खड़ा हो गया। तो पहले तो पीपी पड़ गया उसके पीछे। पीपी मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक जिनका काम प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील बोलते हैं। और वही खींचने लगा उस बेचारे को। फिर जज साहब भी उसको बोलने लगे। अब मैंने देखा रही तो बेचारा अकेला दुखी हो रहा। तो गलती तो फिर थी। मैंने कहा, जज साहब मैं एक बात कहूँ, मैं अब अपोजिशन का वकील था, तो मैंने कहा जज साहब एक मेरी रिक्वेस्ट है, क्या मुझे पता है पुलिस में इस बेचारे पे 60-70 कम से कम मुकदमे होंगे, तो कई बार चूक भी हो जाती है। अगली आप तारीख दे दें, अगली आप तारीख दे दें और ये ले आएगा। तो दे दिया उन्होंने फटाक से कि जब मैं ही रजिस्टर नहीं कर रहा हूँ, मैं ही इसको अपोज नहीं कर रहा हूँ। तो पर जज साहब को ये लगा, उन्होंने नायब कोर्ट से पूछा भाई ये कौन है, तो उन्होंने बताया साहब ये ऐसे ऐसे रिटायर्ड डीसीपी हैं। वंस ए पुलिसमैन ऑलवेज ए पुलिसमैन। हाँ, तो कई बार तो पर सर कई बार ऐसा लगता है कि कुछ जैसे गलत सा होता है, कुछ ये होता है, कुछ बेचारे के पीछे पड़े होते हैं, तो भाई देखो वो हाथ हो जाता है। मैंने वकीलों का भी देखा है, कई बार काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है कोर्ट ऐसा। हाँ, कोर्ट में कोई ये नहीं है कि वकील ही सब जगह, ये कोर्ट में भी हालत होती है, जज किस तरह से पीछे पड़ता है।
मैंने कोई बहुत देखा। कोई ऐसा इंस्टेंस जो याद आ रहा हो? नहीं, ऐसे होते रहते हैं पर उसको फिर सपोर्ट कर देते हैं, सब कहते थे जिस कोई बात नहीं है जी, थोड़ा बहुत कर देगा। पर आम तौर पे जजेज कोर्ट और कोर्ट्स एडवोकेट्स के लिए बहुत लीनियंट होते हैं, उतना लीनियंट पुलिस के लिए नहीं होते हैं। देखिए, उसका सिंपल एग्जांपल है, पुलिस अफसर अगर बोले कि भाई मेरे को कोई पर्टिकुलर डेट दे दो, तो दे वोंट अलाउ, दे विल एंटागोनाइज्ड। बट वकील साहब तो हमेशा अपने डायरी के हिसाब से डेट लेते हैं। वो डायरी के हिसाब से लेते हैं, पर नायब कोर्ट को मैंने देखा है कि पुलिस अफसर टेलीफोन कर देता है कि आज मैं सुप्रीम कोर्ट में फंसा हूँ या हाई कोर्ट में फंसा हूँ, वो तो मजबूरी है, मैं नहीं आऊंगा, वो तो मजबूरी उसमें है, डेट मिल जाती है। वो तो सर मजबूरी है, वो तो वैसे भी मानना पड़ेगा। कहीं आउट स्टेशन गया हूँ तो मिल जाती है, और इसी ग्राउंड पे वकील को भी मिलती है, उसी ग्राउंड पे पुलिस अफसर को मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, अपना अपना आउटलुक है ये तो। अच्छा सर, अब आपको पता है बैलेंस करने में कितना मुश्किल होता है? बैलेंसिंग एक्ट हमेशा मुश्किल होता है। एक पक्ष में बोलना तो सबसे आसान। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। अच्छा, चलिए, कानून की हमने बात बहुत की, थोड़ा धार्मिक बातें करते हैं जी। आपने तमाम वेदों को पढ़ा, उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की, छपवाया, इसके पीछे क्या प्रेरणा थी? देखिए, वेद सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है हमारे सारे, जितना भी हमारा सनातनी वैदिक साहित्य है, जो भी है, वेदों के पर आधारित है। और कोई मुझसे ये पूछे कि आप, एक बार ऐसा हुआ भी, तो मुझसे पूछा कि आप बस एक लाइन में ये एक्सप्लेन करें कि वेद क्या है। हो जाती है ना कई बात, चीज़ तो मुश्किल है। तो मैंने कहा हाँ, एक लाइन में ही करता हूँ। मैंने कहा आपके घर में कुछ मशीन होगी, वॉशिंग मशीन है और कोई मशीन है? कहता हाँ जी। उसके साथ एक ऑपरेटिंग मैनुअल आता है? कहता जी आता है। जब परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाई तो साथ में वेदों का भी आगाज हुआ, चारों ऋषियों ने हमारे लिए लिखी ये वेद। तो ये इस सृष्टि में हम कैसे रहें, लोक और परलोक में को कैसे सुधारें, उसका ये ऑपरेटिंग मैनुअल है वेद जो। बहुत सही बात है। पर ये क्योंकि ये लौकिक और परलौकिक, और जहाँ तक मेरी बात है, मैं पिछले 22-23 साल से इसका ये कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी कोई धार्मिक ऐसी चीज है नहीं, ये सबके लिए ठीक है। नहीं, धार्मिक, चलिए, आज के डेट में तो अंधविश्वास को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। आप किसी भी टीवी चैनल पे देखें तो एक बाबा जी आ जाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है लाल कपड़ा पहनो, कोई कहता है पीला कपड़ा पहनो। वो वेद के विरुद्ध, वेद ये सब कहाँ से पढ़ के आते हैं? ये तो लोगों ने अपनी अपनी आस्था, अपने अपने विश्वास है उसमें कर लिया। वेद ये सब कुछ नहीं कहता। आज मैं आपको बात बताता हूँ, दो चीजें, एक धर्म और एक रिलीजन। धर्म की अंग्रेजी रिलीजन नहीं है, बिल्कुल। धर्म का एग्जैक्ट वर्ड रिलीजन नहीं है, बिल्कुल नहीं, धर्म धर्म ही है। धर्म जैसे, अब मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। रिलीजन में क्या है कि आपकी पद्धति है, भाई इस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए, ऐसे आपने नमाज पढ़नी है, ऐसे आपने और कुछ करना है, ऐसे। आप हिंदुओं में हजारों तरह की पूजा पद्धति है, कोई कैसे करता है, कोई किसका भक्त है, कोई किसी का भक्त करता है, पद्धति। वो हुआ रिलीजन। धर्म क्या है? वो सनातन नियम, एटर्नल लॉज, जो चेंज नहीं होते, जिसको सब एक्सेप्ट करते हैं। वो क्या है? जैसे थ्योरी ऑफ रीबर्थ, हमारा पिछला जन्म था, ये जन्म है, इसके बाद अगला जन्म होगा। रीबर्थ की जो कॉन्सेप्ट है, जो कर्म फल की थ्योरी है। परमेश्वर न्यायकारी है, माफ नहीं करता है कुछ भी। जिसने अच्छा किया है अच्छे का फल मिलेगा, बुरा किया है बुरे का फल मिलेगा। बुरा करने के, पाप करने के बाद कितना भी अच्छा कर ले, वो पाप माफ नहीं होगा।
मतलब एक गलती हो गई तो पश्चाताप का कोई मतलब नहीं है। नहीं, पश्चाताप तुम कर लो, पश्चाताप करके तुम अच्छे रास्ते पे चले जाओ, उसके बाद गलतियां मत करो। पर जो कर चुके हो उसकी कोई तो माफी ये नहीं। जो आए दिन हमें शिक्षा दी जाती है कि तुमसे अगर ये गलती हो गई है तो इस तरह से इसका परिमार्जन कर सकते हैं, ये गलत है। कोई आदमी ये कोई शॉर्टकट किसी होता है। पर्टिकुलर चीज के अगर समय खराब हो रहा है तो किसी चीज का अंगूठी पहन लो या कुछ और कर लो, बहुत सारी चीजें आज के बताते हैं। सब गलत है, सब सब गलत। गलत है। गलत क्यों है वो सुन लें आप। मनुष्य को परमेश्वर ने कर्म करने के लिए स्वतंत्र बनाया है। मैं कोई भी कर्म करूं, अपनी स्वेच्छा से करो। हाँ, स्वतंत्र हूं। ठीक है। परमेश्वर मेरे हाथ पकड़ के मुझसे मर्डर नहीं कराता। नहीं, पर कहते तो ये है कि गलत। इसके किस्मत गलत। में ये लिखा था, इससे ना, वो गलत है। ऐसा वो सब- कर बैठा। सब- ये वेद बिल्कुल नहीं कहता। तो ये बात कहाँ अच्छा। से? वेद हमारा सबसे पुराना ग्रंथ अब है। नहीं पढ़े कोई और अपनी तरफ से कहता रहे तो कहता रहे, तो उसमें हम क्या कहेंगे। मैं तो वेदों में जो है वो कह रहा हूं। जी। कौन क्या प्रैक्टिस में कर रहा है ये उसका आउटलुक है। हाँ, तो आदमी कर्म करने में स्वतंत्र है। इसका लॉजिक आप समझे। जी। अगर परमेश्वर ने ही मुझसे अच्छा और बुरा कर्म कराया है तो परमेश्वर मुझे दंड देने का हकदार नहीं। और बल्कि परमेश्वर को भी सजा मिलनी चाहिए अगर कराया तो ठीक है। वो हकदार कब है न्याय करने का और मुझे केवल दंड देने का? कि जब मुझे वो स्वतंत्रता दे अच्छे और बुरे कर्म को। वो प्रेरणा देता है, वो आपको प्रकाश देता है ज्ञान का कि आप अच्छा काम करो। आप नहीं करते, ये आपके ऊपर है। अब जब परमेश्वर को ये पता नहीं है कि अगले क्षण ये मनुष्य क्या करेगा, क्योंकि वो स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है और करेगा, फल मिलता है। तो कोई आदमी मुझे कैसे बता देगा कि 3 साल बाद मैं ये होऊंगा या मुझे ये मकान मिलेगा, कार मिलेगी, फलाना मिलेगा, ढिमाका मिलेगा? मैं कैसे बता सकता तो ये जो कंसेप्ट है कि इसके भाग्य में ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये नॉट इन कंसोनेंट विथ वेदास? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वेदा के नहीं है। और एक और बात बताता हूं, ये जो कहते हैं कि परमेश्वर ने जितनी आयु लिख ली उससे आगे एक सांस नहीं ले सकते, ना कम ना ज्यादा। कम न ज्यादा। आपने सुना होगा, हाँ। बहुत कहा जाता है। ये भी वेद विरुद्ध कथन। जब मनुष्य पैदा होता है तो परमात्मा शुरू में 3 चीजें निश्चित करता है: आयु, जाति और भोग। आयु, जाति और भोग। पहले मैं स्पष्ट कर दूं, जाति का मतलब क्या है। जाति का मतलब ये नहीं है कि ये फला जात का है, ये उसका है ना। जाति शब्द का मतलब है मनुष्य एक जाति है, घोड़ा एक जाति है, ये इसका मतलब है जाति। तो आयु से क्या मतलब है? फिक्स्ड टेन्योर। सुनो, आयु से मतलब जो मेरी एज है। हाँ, वही एक पर्टिकुलर फिक्स, हाँ, प्रीफिक्स एज दे दी कि भैया यू विल लिव टिल दिस। मेरे पिछले जन्म के आधार पे। पर क्योंकि ये मैं एक मिनट यहाँ पे लूंगा, और भोग को भी हाँ, डिफाइन दोनों करते चीजों के साथ लेके चलता हूँ। तो इस जन्म में मैं जाति को तो बदल नहीं सकता। मैं मनुष्य हूं तो घोड़ा और गधा नहीं बन सकता। ठीक है, मनुष्य रहूंगा, ये तो निश्चित रहेगी आपके शरीर त्यागने तक, टिल डेथ। पर आयु और भोग मनुष्य के वर्तमान कर्म से बदला जा सकता है। आयु भी और भोग भी। आपका पिछले भोग के हिसाब से आपने 10% मतलब आपने बुरे कर्म किए, किए। अब और इसके अलावा 50% आपके बुरे हैं और 50% अच्छे हैं। 10% नहीं, 50 बुरे और 50 अच्छे। 50-50 है। अब आपने इस जन्म में अच्छे कर्म कर दिए तो आपका वो 25 का जो % है वो घटता रहा और अच्छे का बढ़ता रहा। अब वो बढ़ के 90% हो गया अच्छे कर्म, वो रह गया 10%। और बढ़ा, आपने अच्छे किए, वो हो गया 95%, वो रह गया 5% उसका बुरा कर्म।
तो जब हम बहुत सारे अच्छा करते हैं तो उसमें उसकी जो परसेंट है वो घटती रहती है बुरे कर्म की। फल तो उतना ही है, पर आपने अच्छे किए तो अच्छे की परसेंटेज बढ़ गई, तो उसमें आपको महसूस नहीं हुआ, अच्छे कर्म ज्यादा है। तो आप अच्छे और बुरे कर्म अपने जीवन में करके उसको आगे और पीछे बढ़ा सकते हो। किसको? जो फल है उसका, कर्म फल जो, ठीक है, इस जिसको जन्म में भी हमें मिलता भोगना है है, कर्म फल, जिसको हमें अगले जन्म भोगना में है। भी होता है, ये उसकी व्यवस्था है परमेश्वर की। अब आयु की बात करें, आयु भी आप घटा और बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर ने सबको औसतन उम्र 100 वर्ष दी। आप बहुत अच्छी बॉडी की केयर करें, आप 100 से आगे भी जा सकते हैं। आप बॉडी की केयर नहीं कर रहे, नशे में पड़े हैं, इसमें पड़े हैं, आप जल्दी ही चले जल्दी जाएंगे। चले जाएंगे। तो इसमें अगर ये कॉन्सेप्ट हो कि मैंने 70 साल इसको दे दी है, हाँ, कुछ भी करो 70 कुछ भी साल ही करो, रहेगा ये तो मरेगा नहीं पॉसिबल 70, है। और अच्छा करे तो जिएगा नहीं, तो फिर तो सारी व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। हाँ। तो ये नहीं, फिर दूसरी और क्या बात है, अब मैंने उठाया रिवॉल्वर, अपने लगाई और मार दी, अथवा हुआ 100%। जाहिर बात है। हैं, ये तो मैंने घट भी सकता है। अपना जीवन आप समाप्त किया। नहीं, पर बोलते तो अच्छा, ऐसा ही है दूसरा कि भाई कोई इसकी आदमी- किस्मत में ऐसे लिखा नहीं, था, वो नहीं, कंसेप्ट ऐसा नहीं, गलत है। ऐसा नहीं। दूसरा आदमी मुझे मारता है, मैं यहाँ बैठा हूँ, दूसरा भी तो मार सकता है मुझे, तो अभी तो खत्म हो जाऊंगा। हाँ, जाहिर बात है। हाँ ठीक है, उसकी व्यवस्था के अनुसार उसको जो भी दंड मिलेगा, और आपका जो भी पुराने जो पाप कर्म है वो कम होंगे, वो उसकी व्यवस्था है। पर आयु तो कम हो ही सकती है। तो आयु और भोग आप इस जन्म में बदल सकते हैं, जाति नहीं बदल सकते। ये इसका स्पष्ट है, ये वेदों का ज्ञान है। बिल्कुल वेदों का ज्ञान है, और वेदों में किसी स्थान का, समय का, व्यक्ति का कहीं भी वर्णन नहीं। पर सर, आज का जो नई जनरेशन है वो तो इन बातों को कुछ मानती नहीं है। वो तो दो ही बात कहते हैं, दिस इज माई लाइफ, दिस इज ओनली लाइफ। वेद पढ़े कितने लोगों ने? नहीं, बट कंसेप्ट चेंज हो गया ना, चाहे जो भी रीजन हो। इसके वजह से सारी हमारी जो आगे चीजें हैं, दिस इज माई लाइफ एंड दिस इज ओनली लाइफ। आप किसी भी बच्चे से, यंग जनरेशन से बात करो, उनको पता नहीं। समाज का विघटन। उनसे एक लॉजिक का सवाल है, परमेश्वर है और सब जो है मेरा यही जीवन है, जैसे चार वाक का दर्शन है वो ये भी यही हाँ, कहता चार वाक है। हाँ, वो भी ऋणम यही कहते हैं। घृतम पिबेत हाँ। वाली बात है। हाँ, तो हम सब एक जैसे पैदा होने चाहिए एट द टाइम ऑफ बर्थ। एक बच्चा है जिसको पेट के अंदर ही, अभी माँ के गर्भ में कोई कर्म नहीं किया उसने, और अभी से उसकी पूरी चेकिंग हो रही है, उसका सब कुछ देखा जा रहा है, उसको न्यूट्रिशन भी दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। एक बच्चा रोड पे पैदा हो रहा है काम करते हुए। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन? देन देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन. Discrimination is there because we have karma of the previous life. उसके हिसाब से उसे नए जन्म में सुख या दुख मिलता आप है। देखो, प्रमाण वो ही चीज नहीं है जो आपको दिख रहा है। अगर आप न्याय दर्शन पढ़ें, 6 दर्शन में से एक दर्शन है हमारा, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, तो न्याय दर्शन आप पढ़ें तो उसमें आप पाएंगे कि प्रमाण के कई कैटेगरी है। प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। और दंड के विषय में क्या व्यवस्था? न्याय दर्शन की बात हो रही थी, तो न्याय दर्शन में जो प्रमाण है वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, उसके अलावा अनुमान और शब्द प्रमाण भी है। अनुमानी सर्कमस्टांशियल एविडेंस। अगर अनुमान क्या है? नहीं, ऐसे पैरेलल्स में बात करें, नहीं, ये होता है कारण और कार्य। कैसे कि आप पहाड़ों में हैं और एक नदी वहां से बह रही, और उस नदी में पानी आ गया, वो मटमैला है, पानी का लेवल भी बढ़ गया और मटमैला भी है। इसका तात्पर्य क्या है?
कहीं पीछे बारिश हुई होगी, कहीं पीछे बारिश हुई है, अनुमान। तो आपने उसको ये कारण को जान लिया, देख के कारण को जान लिया, आपने बारिश होती तो नहीं देखी, आपने अनुमान लगा लिया ना। ये अनुमान है। शब्द प्रमाण क्या है कि आपने कोई चीज प्रत्यक्ष की है, और जो चीज आपने प्रत्यक्ष की है उसको लिख दिया है। भाई मैंने नहीं की प्रत्यक्ष, आपने की है, उसको लिख दिया है। तो जो ये चीजें हैं, इन प्रमाण को हमें देखना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम क्या है यंग जनरेशन की, कि हमने वेद पढ़े नहीं। और वेद क्यों नहीं पढ़े? संस्कृत में है, आपने इंग्लिश मुश्किल में है। कर दिया। और मेरा जो उद्देश्य था इनका जो है भावार्थ करने का, चारों वेदों का, उसके पीछे उद्देश्य ये था कि मैं इतना सरल करूं कि एक आम आदमी भी उसको समझ सके। और कोई भी चीज जितनी सरल होती है उतना उसका विस्तार होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल अक्सर देता हूं, वो आपको दे रहा हूं मैं यहाँ पे। मैं आपसे कहूं कि आपने रामायण पढ़ी है? हाँ पढ़ी है, हमने पढ़ी है। कहेंगे, पर कायदे में आपने रामायण नहीं पढ़ी। आपने पढ़ा रामचरितमानस। रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखी। क्या दोनों एक ही चीज नहीं है? नहीं, दोनों अलग है। वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो आप घटना एक ही उसकी है। मैं बुक की बात कर रहा हूँ, मैं किताब की बात कर रहा हूँ। वाल्मीकि जी कब हुए? उन्होंने संस्कृत में लिखी, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। रामचरितमानस अवधी में लिखी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, हर कोई पढ़ लेता है, उसके एक दो चौपाई भी बता देता है। तो मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य, जितना आप सरल करेंगे उतना वो उसका विस्तार होगा। कुछ सालों पहले तक कोई योग नहीं करता, क्योंकि हम देखते थे योग का आसन ये है, कोई सर के ऊपर घुमा के पैर रख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अरे बड़ा मुश्किल है भाई। और जब ये सिंप्लीफाई हुआ तो कितना के बैठ पॉपुलर के प्राण, तो इसका विस्तार ऐसा बढ़ गया। आज शायद ही कोई ऐसा पार्क हो जहाँ पे लोग ना करते हो, फायदा भी हो रहा है। तो जितनी आप चीज को सरल करोगे उतना उसका विस्तार होगा। और यही लॉजिक मेरे दिमाग में था कि मैं इसका अनुवाद सरल करूं, और मैंने सरल भाषा में किया, इसको कोई भी समझ लेता है। तो ये इसके पीछे मकसद था। आज दिक्कत क्या हुई कि आपने वेदों को तो सरल किया नहीं, तो वो फिर उसकी जगह और दूसरी तीसरी चीजों ने ले ली, और बच्चों को उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते। हाँ, जब एक बच्चा कहता है कि मैंने अंगूठी पहन ली या मैंने माला पहन ली, क्यों इससे बिना कर्म के, बिना पढ़े, बिना कुछ करे मैं पास हो जाऊंगा, मैं आईएएस बन जाऊंगा, आईपीएस बन जाऊंगा, हैं, मैंने ये पहन ली, तो उसका सवाल क्या नहीं आएगा? बिल्कुल मैं कर्म क्यों करूं? उसका जवाब नहीं दे पाते। कर्म क्यों करूं के अलावा वो एक्सपीरियंस भी करता है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। हाँ, यही है आज के डेट में। क्या है, आज भक्तों की भीड़ कैसे बढ़ जाती है ऐसे बाबाओं के यहाँ पे। हाँ, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो बाद में फेक साबित होते हैं। उनके साथ इनकी भीड़ इसलिए बढ़ती है कि 100 आदमी गए, उनमें से 4 आदमी को बिना उसके फायदा हो गया किसी वजह से, 96 को नहीं हुआ, 96 जाने से बंद हो गए, और 4 का विश्वास पक्का होगा, वो उसमें जुड़ गए, फिर 100 गए, फिर जुड़ गए हर बार। तो अब नई ब्रीड आती रहती है, नए लोग ही जुड़ते रहते हैं, और वो उसका सारा क्रेडिट बाबा को देते, बाबा मौज करते। एक जो इस तरह के लोग बाबा बोले, या कई आजकल तो भाग्य बताने वाले टीवी पे और हर जगह दिखते हैं, तो उस पे मैं पढ़ रहा था, एक बड़ा अच्छा वर्ड आता है, बर्मन्स इफेक्ट। बर्मन्स इफेक्ट में ये बोलते हैं कि ऐसी बात बोलना जिसकी प्रोबेबिलिटी है, आदमी जिससे अपने आप को कोरिलेट करे। किसी को भी कह दो कि बाकी तो सब ठीक है, आपको स्वास्थ्य के लिए चिंता करने की जरूरत है। 3-4 जनरल बातें हैं। हाँ, आदमी से बात करो, यार कमाते तो आप बहुत हो, कमाते बहुत हो, पर आपका पैसा रुकता नहीं है,
खर्चा होता रहता है, खर्चा होता वो है। फट से हिट हो जाता है। हर आदमी को ऐसा हाँ, लगता है औरत- जैसे ये मुझ पे ही फिट बैठा है, ये हाँ, मुझे ही कहा जा रहा हाँ, औरत को कह दो तुम बड़ा भला करती हो, पर तुम्हारी किस्मत में है। दूसरे को उतना करता नहीं है जितना कोई तुम कोई करती हो। भलाई कहता नहीं। बिल्कुल आप तो सही कह रहे हैं। ऐसी जर्नल चीजें हैं जिनका फायदा उठा के सब बातें कही तो जाती ये हैं। कानूनी रूप से ये जो फेक इस नहीं, तरह अब की कानूनी तो प्रोपेगेंडा अपना बनाते अपना हैं। विश्वास है। अब भारत का संविधान आपको आपका क्या फेथ है, क्या विश्वास है, इसकी पूरी स्वतंत्रता देता है। अब मैं आप किसी को कुछ भी माने। नहीं, मैं पर आपके कई बार तो देख के लगता है कि भाई गलत हो रहा है। ये इसके ऊपर आप अंकुश नहीं लगा सकते, उसका फंडामेंटल राइट है। चलिए, अच्छा, जैसे आपको इतना धर्म का ज्ञान है, तो कई बार पुलिस की नौकरी में या बतौर एडवोकेट आपको क्या फील होता है? इस ज्ञान से क्या एडिशन मिलता है? देखिए बहुत कुछ है। जैसे मेरे सामने बहुत सारे विषय आए, फाइल आती थी, तो उस पे लिखा होता था, नीचे से बाबू ने कुछ लिख दिया कि साहब इसने पहले भी ये एप्लीकेशन दी थी और उस पर डिसीजन हो गया था। नीचे से ऊपर तक गुग्गी मारी, तो फिर उसका सरल तरीका एक होता है, उसको लिख दे कि ऑलरेडी दिस मैटर वाज डिस्पोज्ड ऑफ। डिसाइडेड, और होता कुछ नहीं है, नीचे से ऊपर देखता हुआ। मैंने कभी इस बात को माना नहीं। उसने एप्लीकेशन दी है, तो आई हैव लिसन टू बोथ दी साइड्स। तो मैं उस व्यक्ति को अलग से बुलाता था और बुला के 1 to 1 सुनता था, और कोई नहीं होगा उसके आसपास, बताओ क्या हुआ था, और फिर जो उस पर लिखा है। तो जब आप दो पक्ष को सुन लोगे और बिल्कुल निष्पक्ष होगी, ये नहीं है कि वो खड़ा है उसके साथ में 2 आदमी और खड़े हैं, 2 खड़े हैं जो उसको फाइल को डील कर रहे हैं, और वो कह रहे, वो साथ के साथ उसको काट रहे हैं। भाई वो एक जगह उस पे मेंटल प्रेशर पड़ जाए, वो बोले ही नहीं। वो तो वैसे ही बेचारा खो जाता है, डर जाता है, नए उसमें आता है कि इसके सामने, और फिर थोड़ा सा कैड़ा कोई बोल दे तो पता ही नहीं पाता। तो उसको इस नॉर्मल करके उसकी बात पूछनी चाहिए, पूछ के दोनों करके जब निर्णय करें। तो मुझे एक तो ये फायदा हुआ इसका जो, और कभी मेरा निर्णय मैंने कभी देखा नहीं कि किसी ने चैलेंज किया हो या कभी गलत बताया हो या कोई शिकायत ऐसी आई हो। एक सही निर्णय लेने का कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी जो बात है वो है जो सिखाया है वो इसमें सेंसिटिविटी। आपके पास कोई शिकायत लेके आ रहा है, कोई पब्लिक का आदमी शिकायत लेके आ रहा है, उसको कि साहब ये हो गया, ये हो गया, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे सुना रहा है। तो मुझे ये समझना चाहिए कि अगर मैं इसकी जगह होता और मैं पुलिस स्टेशन ये शिकायत लेकर आता, तो मैं क्या उम्मीद करता पुलिस से, क्या तवक्को करता कि मुझे किस तरह से वो रिलीफ देंगे। अपने आप को उसकी जगह रख के सोचो, पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स। बिल्कुल सही है। तो जैसे ही आप रखोगे उसको, आप निर्णय आपका गलत हो नहीं सकता। तो ये तो बहुत से लोग जो धर्मशास्त्र में इतना यकीन नहीं रखते वो भी ये करते हैं। बिल्कुल, विजडम डेवलप हो जाता है एक्सपीरियंस। ये तो नहीं कहा कि जो वेद पढ़ेंगे वही केवल स्वर्ग में जाएंगे और जो अच्छा कर्म दूसरे कर रहे हैं किसी भी वजह से वो नहीं जाएंगे। भाई कोई किसी भी तरह से अच्छा कर्म करे, थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकता है। नहीं है कि आप वेद पढ़ेंगे और अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। आप अच्छा कर्म बिना उसके भी कर लें, भाई तो एक रास्ता आपको दिखा रहा है, आप वैसे ही अच्छे हैं तो कर्म, आपको फल तो उसका। तो इतना सब, चलिए एक दूसरे एस्पेक्ट पे आपके लाइफ की करते हैं बात। ये इतने सब कुछ चीजों के बाद आपको कैसे समय मिल जाता है कि आप सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहते हैं? देखिए मेरा चैनल है लीगल, उस पर मैं डिसीजन जो होते हैं उनको सिंप्लीफाई करके सरल तरीके से करता हूँ। उसका नाम GSA स्पेस पोस्ट है। फिर से रिपीट कर दूं, किसी को देखना हो तो देख सकते हैं। नहीं, मैं लिंक में डाल दूं। हाँ, GSA स्पेस पोस्ट। तो उसमें जो भी नए डिसीजन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर, उनको मैं सिंप्लीफाई करके सरल भाषा में, जिसमें आम आदमी लीगल जो टर्मिनोलॉजी कम से कम हो, वो करके एक आम आदमी के लिए
उसको बनाता हूँ कि वो सुने, और जो उसको सुनेंगे तो फिर समझे कि क्या है। तो ये मेरा उसमें रहता है। वैसे मैं सुबह 3:30 बजे उठता हूँ और पूरी ज़िंदगी चली गई। सुबह 3:30 बजे से? हाँ, हमेशा। क्या पूरा दिन का चल रहा रहता है सर? तो 3:30 बजे उठने के बाद में अपना जो दैनिक चर्या है उसको पूरा करने के बाद सुबह पढ़ना भी होता है और योग भी करता हूँ। और अब वॉक 2-3 दिन से रुकी हुई है क्योंकि पॉल्यूशन बाहर ज़्यादा है। हाँ, पॉल्यूशन बहुत और वॉक भी करता हूँ और फिर सही तैयार हो आके अपने काम पे लग जाता हूँ। परंतु शाम को मेरा निश्चित है कि 9:30 के बाद में जागता नहीं। कोई इमरजेंसी हो जाए बात दूसरी है। 9:30 बजे मैं एकदम फिक्स टाइम है सोने का। सो जाता हूँ और 3:30 बजे उठ जाता हूँ और लेटते ही मुझे नींद भी आती। ये तो सबसे अच्छी बात है। तो इस उम्र में, आपके इस उम्र में आप खुद ही सब कुछ एडिट भी कर लेते हैं, पोस्ट भी कर देते हैं, कैसे ये सब सीख लिया आपने? देखिए, ये मैं तो ऐसे ही इसे देख के, पढ़ के, कहीं सुन के आस्ते आस्ते किया। मैंने सोचा करूँगा तो ये चैनल अपना, ये मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। मैं ही यूट्यूब पे थंबनेल बनाता हूँ, मैं ही उसका सारा जो एडिटिंग फीचर्स हैं वो करता हूँ और मैं ही उसको अपलोड कर लेता हूँ। कंटेंट भी मैं ही तैयार बनाता कर हूँ, लेता हूँ, तैयार करता हूँ और उसे लोड भी कर लेता हूँ। सारा काम वन मैन प्रोडक्शन हाउस। चलिए क्योंकि सर। मेरा विश्वास है कि कंटेंट रिच होना चाहिए। हाँ, नहीं है, काफ़ी अच्छा है आपका, काफ़ी फास्ट ग्रोइंग है, और जहाँ तक मुझे लगता है मोनेटाइज भी हो गया होगा। मोनेटाइज काफ़ी पहले हो गया और जो पैसे भी मिल जाते हैं मुझे। बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, आज बड़ा अच्छा लगा आपके साथ, इनसे आपके विचार हमने सुने। ये एक प्रेरणा का स्रोत है अवाना साहब। मैं खास तौर पे जो सीनियर सिटीजन अब समझते हैं कि कुछ कर नहीं सकते इस उम्र में, उनके लिए ये बड़ा आवश्यक है कि इनके कार्यशैली को, इनकी दिनचर्या को, इनके व्यस्त रूटीन को देखें, समझें। इनके विचार तो सुन ही रहे हैं, और अपने आप को सक्षम बनाएं कि आप कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद।